तो दोस्तों एक सुपर इनक्रेडिबल हीरो की हल्क मूवी ने हमें साबित देखने कर को दिया मिली है थी कि मैन दर्शक ऑफ आपको स्टील। माफ कर देंगे जी हाँ और दोस्तों, आपको उसका फ्रेंचाइज को अपकमिंग फिर से पार्ट बनाने हमें देखने देंगे। को मिलने वाला है। 71 तो आज मोरिसन हम का उसी के विचार बारे में ऑल बात स्टार करेंगे। पिछले सुपरमैन पार्ट पर की उनके पूरी काम के जानकारी, समान उसके था, प्रोडक्शन, जबकि वेड का रिलीजन, विचार कास्टिंग, सुपरमैन ओटीटी राइट बर्थराइट सब के कुछ समान था। आपको एक दिस 71 इन्फॉर्मेशन बताने वाले 75 हैं। तो 76 वीडियो को जरूर से मिलर ने लाइक इसकी कीजिएगा, तुलना द चैनल को गॉडफादर सब्सक्राइब कर ट्रायोलॉजी बेल से आइकन की, दबा कर इसे ऑल पर जिसमें सेट यह कर क्रिप्टन के दीजिएगा। शुरुआती अब दिनों इसके से लेकर बारे में हम सुपरमैन के जानना पूरे चालू जीवन का करते हैं। वृत्तांत प्रस्तुत करेगा, जहां छोटा कालेल अपने पिता के ग्रह को बचाने के अथक संघर्ष का गवाह बनता है, और समापन तक जहां सुपरमैन अपनी शक्तियां खो देता है क्योंकि सूर्य सुपरनोवा बनने लगता है। 77 मिलर के अनुसार वॉन ने अपने स्टारडस्ट अभिनेता चार्ली कॉक्स को गोल्डन एज से प्रेरित सुपरमैन के रूप में सुझाया, जब वह थोड़ा अधिक सामान्य व्यक्ति था। 78 वॉन ने बाद में कहा कि ट्रायोलॉजी फिल्म के लिए उनकी पिच रिचर्ड डोनर की 1978 की फिल्म के समान टोन की होती और इसमें जोर, ब्रेनियाक और लेक्स लूथर जैसे खलनायक शामिल होते। 79 अगस्त 2008 में वार्नर ब्रदर्स ने सुझाव दिया कि सुपरमैन रिटर्न्स की योजनाबद्ध अगली कड़ी, जिसका उपशीर्षक ब्रायन सिंगर द्वारा मैन ऑफ स्टील रखा गया है, अब फिल्म श्रृंखला का रीबूट होगा। स्टूडियो के कार्यकारी जेफ रोबिनोव ने फिल्म को 2010 या 2011 तक रिलीज करने की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि सुपरमैन रिटर्न्स ने उस तरह से फिल्म के रूप में काम नहीं किया जैसा हम चाहते थे। इसने चरित्र को उस तरह से पेश नहीं किया जिस तरह से उसे पेश किया जाना चाहिए था। अगर सुपरमैन ने 2006 में काम किया होता तो हमारे पास इस साल या 2009 की क्रिसमस के लिए एक फिल्म होती। अब योजना सिर्फ सुपरमैन को फिर से पेश करने की है, बिना बैटमैन और सुपरमैन फिल्म की परवाह किए। 80 पॉल लेविट्रो ने एक साक्षात्कार में कहा कि बैटमैन के पास सुपरमैन रीबूट की कुंजी है। उन्होंने विस्तार से बताया, हर कोई नोलन के एक और बैटमैन के लिए साइन करने का इंतजार कर रहा है। एक बार ऐसा होने के बाद सुपरमैन और अन्य सभी भविष्य की परियोजनाओं की रिलीज की तारीख तय की जाएगी। 81 फरवरी 2009 में एमसीजी, जिन्होंने पहले सुपरमैन फ्लाई बाय का निर्देशन करने की योजना बनाई थी, ने सुपरमैन फ्रेंचाइज में लौटने में रुचि व्यक्त की। 82 अगस्त 2009 में एक अदालती फैसला आया जिसमें जेरी सीगल के परिवार ने सुपरमैन की उत्पत्ति के 50% अधिकारों और एक्शन कॉमिक्स 1 में सीगल के कॉपीराइट के हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिए। 83 इसके अलावा एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वार्नर ब्रदर्स पर पिछली फिल्मों से परिवारों को अतिरिक्त रॉयल्टी देने का कोई दायित्व नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने 2011 तक सुपरमैन फिल्म पर निर्माण शुरू नहीं किया होता तो सीगल एस्टेट एक अनिर्मित फिल्म पर खोए राजस्व के लिए मुकदमा करने में सक्षम होता है। 84 जनरल ऑयमड के उपकमांडर और क्रिप्टोनियन सेना के कमांडर, जो पूरी तरह से ऑयमड के प्रति समर्पित और वफादार है। गैल गैडोट को भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। इसने उन्हें बाद में फिल्म के सीक्वल में वंडर वुमन के रूप में कास्ट करने की अनुमति दी। 44 एलिस ईव, डायने क्रूगर और रोजामुंड पाइक को भी भूमिका के लिए चुना गया था। 45 फौरा की भूमिका के बारे में ट्राउ ने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे उसके बारे में जो पसंद आया वह यह था कि एक महिला के रूप में हमारे पास कुछ संदेह है और हम कभी कभी अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और ये सभी चीजें फौरा के लिए नहीं है। वह एक योद्धा है, इसलिए वास्तव में उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना कि डर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और यह उसके अंदर से पैदा हुआ था और उसके पास यह नहीं है। जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो यह मुक्तिदायक होता है कि आप सिर्फ एक ट्रैक वाले दिमाग है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई दोहरा अर्थ नहीं है। उसे आदेश मिलते हैं और वह बिना किसी सवाल के उन आदेशों का जवाब देती है। 47 एलेट जुरर लारा लोरवान के रूप में कालेल की जैविक मां और जोरेल की वफादार पत्नी जूलिया ओरमंड को पहले कास्ट के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाहर कर दिया गए। 48 गुरर को कास्ट किए जाने से पहले कोनी नीलसन इस भूमिका के लिए बातचीत कर रही थी। नीलसन को बाद में वंडर वुमन में रानी हिप्पोलिटा के रूप में कास्ट किया गया। 49 क्रिस्टोफर मेलोनी कर्नल नाथन हार्डी के रूप में। 51 एक संयुक्त राज्य वायुसेना अधिकारी कॉल साइन गार्जियन संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी कमान को सौंपा गए। रसेल क्रो जोरेल के रूप में एक क्रिप्टोनियन वैज्ञानिक जो कालेल का जैविक पिता है। इस भूमिका के लिए सीन पेन और क्लाइव ओवेन पर भी विचार किया गया था। 52 क्रो ने बताया कि कैसे उनके अपने पिता होने के कारण उन्हें जोरेल को चित्रित करने के लिए पटकथा पढ़ने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि यह उन चीजों में से एक था जो मुझे इस तरह से जोड़ रही थी।
यही सवाल है जिसका जोरेल सामना करता है, यही वह स्थिति है जिसमें वह है। 53 क्रो ने फिल्म के लिए अपनी तैयारी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मैंने साइन किया तो मुझे एहसास नहीं था कि मैं स्पेंडेक्स पहनूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सुपरमैन की पोशाक है। मुझे एहसास नहीं था कि मुझे इसमें भी फिट होना होगा, क्रो ने कहा। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि जैक स्नाइडर किस तरह के आयोजक है, क्योंकि यह वास्तव में पुराने स्कूल की तैयारी थी। यह डेविड लीन स्तर की तैयारी है और मैं वास्तव में उनकी सराहना करता हूँ। और मैं कैमरे के सामने आने से पहले 3.5 या 4 महीने तक फिल्म पर था। कर्वन इसके अतिरिक्त एरी लेनिक्स लेफ्टिनेंट जनरल केल्विन स्वानविक की भूमिका निभाते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना के जनरल ऑफिसर और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कमान के डिप्टी कमांडर है। 55 क्रिस्टीना व्रेन कैप्टन कैरी फेरिस की भूमिका निभाती है, जो संयुक्त राज्य वायु सेना अधिकारी और जनरल स्वानविक की सहायक है। 56 रिचर्ड शिफ डॉ एमिल हैमिल्टन की भूमिका निभाते हैं, जो एक वैज्ञानिक है जो दर्पा के लिए संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के साथ काम करते हैं। 57 59 कार्ला गुगिनो ने केलोर की आवाज को चित्रित किया है, जो क्रिप्टोनियन एआई सेवा रोबोट है। 60 मैकेंजी ग्रे ने जैक्स उर की भूमिका निभाई है, जो एक क्रिप्टोनियन वैज्ञानिक है जो जनरल जोड के अनुयायियों में से एक है। 61 जादिन गोल्ड, रोवेन काहन और जैक फोले क्रमशः हाई स्कूल में क्लार्क केंट के सहपाठियों लाना लैंग, केनी ब्रेवरमैन और पीट रॉस की भूमिका निभाते हैं। 65 66 जोसेफ क्रैनफोर्ड एक वयस्क के रूप में रॉस की भूमिका निभाते हैं। 67 रिचर्ड सेथरोन, सामंथा जो, रेवार्ड डुफ्रेसने और अपोलोनिया वनोवा क्रमशः टोरेन, कार्वेक्स, देवेम2 और नादिरा की भूमिका निभाते हैं, जो क्रिप्टोनियन सैनिक है जो जनरल जोड का अनुसरण करते हैं। 68 69 70 उत्पादन विकास। उन्होंने मूल रूप से मुझसे कहा, मेरे मन में यह विचार है कि आप सुपरमैन को कैसे पेश करेंगे। मुझे तुरंत समझ में आ गया, मुझे यह पसंद आया और मैंने सोचा यह कहानी को पेश करने का एक ऐसा तरीका है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बनाता है। मैं एम्मा थॉमस और मुझे तुरंत इस परियोजना को आगे बढ़ाने और इसे स्टूडियो में लाने और इसे एक रोमांचक तरीके से शुरू करने में शामिल करना चाहता था। क्रिस्टोफर नोलन उस क्षण को याद करते हुए जब गोयर ने आधुनिक सुपरमैन का विचार प्रस्तुत किया था। 71 जून 2008 में वार्नर ब्रदर्स ने कॉमिक बुक लेखकों, पटकथा लेखकों और निर्देशकों से सुपरमैन फिल्म श्रृंखला को सफलतापूर्वक रीबूट करने के तरीके के बारे में सुझाव लिए। 73 कॉमिक बुक लेखक ग्रांट मॉरिसन, मार्क वेड, जेओफ जॉन्स और ब्रैड मेल्टजर उन लोगों में से थे जिन्होंने रीबूट के लिए अपने विचार पेश किए। मैंने उनसे कहा, यह इतना बुरा नहीं है, सुपरमैन रिटर्न्स को बस एंग्ली हल्क के रूप में देखें, मॉरिसन ने कहा। वेड ने कहा जॉन डीजे डेसजार्डिन ने मैन ऑफ स्टील के लिए दृश्य पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जिसमें वेटा डिजिटल, एमपीसी और डबल नेगेटिव ने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान किए। 114 जैक स्नाइडर चाहते थे कि फिल्म बहुत स्वाभाविक लगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही काल्पनिक चीजें हैं और वह चाहते थे कि लोग अपने अविश्वास को निलंबित कर दें, और हम दृश्य प्रभाव टीम को उनके लिए ऐसा करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना था। डेसजार्डिन ने कहा कि फिल्म की शूटिंग का उद्देश्य हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों का उपयोग करना था ताकि फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शैली की फिल्म जैसा महसूस कराया जा सके। डेसजार्डिन ने कहा, हमें सोचना पड़ा कि इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि हमें कुछ पागलपन भरे एक्शन की तस्वीरें भी खींचनी थीं। इसलिए हमने जो भी प्रीवियस किया उसमें हमने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे कैमरे कहाँ है और हमारा कैमरामैन कहाँ है। बहुत सारे नियम बैटलस्टार गैलेक्टिका के स्पेस कैम के नियम हैं जिन्हें गैरी हर्टजेल ने उस मिनी सीरीज के लिए विकसित किया था, जहां हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर हम कैमरे का अनुवाद कर रहे हैं तो यह समझ में आए जब तक कि एक्शन बहुत ज्यादा न हो, जैसे कि अंत में जहां सुपरमैन अर्म्ड को पीट रहा है। हमें इसे थोड़ा तोड़ना पड़ा। 115 क्रिप्टन ग्रह की विश्व निर्माण प्रक्रिया को और बढ़ाने के लिए वेटा डिजिटल द्वारा एलियन जैसे ग्रह परिदृश्य, जीव और वास्तुकला का निर्माण किया गया। क्रिप्टन ग्रह पर होने वाली फिल्म के पहले भाग के लिए वेटा डिजिटल ने एलियन जैसे ग्रह के वातावरण, जीव और प्रदर्शन के मुख्य साधन रखे, एक तकनीक जिसे फिल्म निर्माताओं ने तरंग ज्यामिति कहा।
वेटा डिजिटल के दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक डैन लेमन ने बताया कि यह चांदी के मोतियों का एक गुच्छा है जो एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से निलंबित है और मशीन उस चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम है ताकि मोतियों का संग्रह लगभग 3 आयामी पिक्सेल की तरह व्यवहार करे और वे एक ऐसी सतह बना सकते हैं जो हवा में तैरती है और जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं उसका वर्णन करती है। प्रदर्शन के मोती, जो करीब से देखने पर थोड़े बेवल के साथ पिरामिड की तरह दिखाई देंगे, को कंसोल जैसी आकृति के अंदर दर्शाने के लिए वस्तु की सतह बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 115 तरल ज्यामिति के मॉडलिंग और एनिमेशन पहलू में गुडविन ने बताया, हमें परिसंपत्तियों को लाने के लिए एक पाइपलाइन विकसित करनी थी, इसलिए बहुभुज की संख्या को कम करने के मार्ग से गुजरने के बजाय हम क्या करेंगे, आप मॉडल को जिस भी तरह से बनाया गया था उस पर अलग अलग बिंदुओं को बिखेरेंगे और एनिमेशन पर मैट्रिक्स को निकालेंगे और इन बिंदुओं को मैट्रिक्स पर कॉपी करेंगे और इन विरल बिंदुओं को मॉडल के तरीके से व्यवहार करेंगे। 115 एनिमेशन के बाद कलाकारों ने ऑब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाएगा, इस पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक पूर्व सिम्युलेटेड लाइटिंग संस्करण के लिए एनिमेटेड ज्यामिति पर मोतियों की नकल की। फिर सिम्स को सभी लक्ष्यों पर चलाया गया जो सतह के ऊपर तैरते हुए अलग अलग मोती होंगे जिनके अपने पैरामीटर होंगे, जिसमें गुडविन ने आगे बताया, मोती का आकार या अशांति जो सतह के साथ साथ लगातार अभिविन्यास को अपडेट करती है, सतह द्वारा प्रदान किए गए सामान्य पर आधारित थी। फिर उसे डिस्क पर सहेजा गया और हम उस सिम को सिमुलेशन के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे। सिमुलेशन प्रक्रिया के बाद वेटा डिजिटल ने शोर को नियंत्रित करने के लिए जिटर को हटाने के लिए हर बीट को टेम्पोरल फिल्टर के माध्यम से चलाए। लाइटिंग समाधान सीधे सेट पर काम करते थे। वेटा ने बेहतर रे ट्रेसिंग और इंस्टेंसिंग ऑब्जेक्ट्स का लाभ उठाने के लिए रेंडरमैन का उपयोग किए। 115 वे दृश्य जहां सुपरमैन अन्य क्रिप्टोनियनों के साथ घनिष्ठ युद्ध के दृश्यों का उपयोग करता है, फिल्म निर्माताओं और दृश्य प्रभाव दल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुए। 115 डेसजार्डिन ने बताया, जब हम ये लड़ाइयाँ और ये अतिवास्तविक चीजें करते हैं तो हम पारंपरिक तरीके से नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक कैमरामैन हूँ, मैं एक साफ प्लेट शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पैन करके उस एक्शन को फॉलो करने जा रहा हूँ जो वास्तव में अभी तक नहीं है, लेकिन हम बाद में एक्शन डालेंगे क्योंकि हम कैमरे के लिए पात्रों को एनिमेट कर रहे हैं, इसलिए हम पात्रों के साथ एनिमेशन करेंगे, झुकाना, मुक्का मारना या उठ जाना, और हम असली लोगों को उस बिंदु तक ले जाएंगे जब तक कि उन्हें ऐसा करना चाहिए और हम कट करेंगे। फिर हम वहाँ एक पर्यावरण कैमरा लगाएंगे और पर्यावरण को लेंगे और फिर अभिनेताओं के संदर्भ के लिए एक कैमरा और प्रत्येक क्षण को कैप्चर करेंगे। तो फिर हमारे पास पर्यावरण और पात्रों के लिए उच्च रिवोल्यूशन स्टिल्स का एक सेट था। फिर पोस्ट में हम डिजिबन्स लेते हैं और उन्हें उस गति के अनुसार एनिमेट करते हैं जिस पर हम चाहते हैं कि वे हमारे डिजिटल वातावरण में आगे बढ़े। 115 एमपीसी ने स्मलविले एनकाउंटर सीक्वेंस के लिए विजुअल इफेक्ट संभाले। विजुअल इफेक्ट प्रदान करने से पहले शॉट्स को फाइट कोरियोग्राफी के लिए प्रीविजुअलाइज किया गया था। प्रीविजुअलाइजेशन के बाद दृश्य के लाइव एक्शन हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में फिल्माया जाएगा। मान लीजिए कि सुपरमैन को मुक्का मारा जा रहा है और वह 50 मीटर दूर गिरता है, तो हम अपनी शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति को शूट करेंगे और फिर सीजी टेकओवर के साथ उस अंतर को पाटेंगे, एमपीसी विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर गिलियम रोशेरोन कहते हैं। फिर एक कैमरा रिग कोरियोग्राफ किए गए अभिनेता के मुख्य फ्रेम प्राप्त करेगा। डेसजार्डिन ने कहा, यह एक 6 स्टिल कैमरा रिग है जिसे पाइप रिग पर बनाया गया है ताकि आप इसे सेटअप के अंत में चला सकें और प्रदर्शन या अभिव्यक्ति के मुख्य फ्रेम के स्टिल प्राप्त कर सकें, और फिर हम उन हाईरेज स्टिल का उपयोग सीजी डबल पर प्रोजेक्ट करने के लिए कर सकते हैं और सेट से ही वास्तव में सटीक ट्रांजिशन लाइटिंग और रंग प्राप्त कर सकते हैं। 115 मैन ऑफ स्टील का कथानक एक गैरेखीय कथा का उपयोग करता है और कहानी के कुछ हिस्सों को फ्लैशबैक में बताता है। 2008 में द डार्क नाइट राइजेज के लिए कहानी चर्चा के दौरान डेविड एस गोयर ने क्रिस्टोफर नोलन को आधुनिक संदर्भ में सुपरमैन को प्रस्तुत करने के बारे में अपना विचार बताए। 71 गोयर की अवधारणा से प्रभावित होकर नोलन ने स्टूडियो को विचार दिया। 71 जिन्होंने द डार्क नाइट की वित्तीय और महत्वपूर्ण सफलता के आधार पर नोलन को निर्माण करने और गोयर को लिखने के लिए काम पर रखा है। 85 नोलन ने रिचर्ड डोनर के संस्करण के संबंध के लिए सुपरमैन रिटर्न्स पर सिंगर के काम की प्रशंसा की और कहा कि बहुत से लोगों ने सुपरमैन से बहुत से अलग अलग तरीकों से संपर्क किया है, मैं केवल वही तरीका जानता हूं जो हमारे लिए काम करता है। हालांकि नोलन ने स्पष्ट किया कि नई फिल्म का पिछली फिल्म श्रृंखला से कोई संबंध नहीं होगा जिसमें उन्होंने टिप्पणी की।
प्रत्येक कहानी के आंतरिक तर्क को पूरा करता है। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। 86 रोबिनोव ने एंटरटेनमेंट वीकली से बात की और डीसी कॉमिक्स की योजनाओं के इर्दगिर्द गोपनीयता की दीवार पर एक नज़र डालने की अनुमति दी। यह इस बात का स्वर सेट कर रहा है कि आगे चलकर फिल्में कैसी होंगी। इसमें यह निश्चित रूप से पहला कदम है। 87 इस योजना में फिल्म में अन्य सुपरहीरो के अस्तित्व के संदर्भ शामिल करना शामिल था, जो आगे डीसी यूनिवर्स की संभावना की ओर इशारा करता है। 88 और फिल्म पर डीसी कॉमिक्स पात्रों के एक साझा काल्पनिक ब्रह्मांड के लिए स्वर सेट करता है। 87 गिलर्मो डेल टोरो, जिनके साथ गोयर ने ब्लेड पर काम किया था, ने एप द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस के फिल्म रूपांतरण पर अपनी प्रतिबद्धता के कारण रीबूट पर निर्देशक की स्थिति को ठुकरा दिया। 89 जबकि रॉबर्ट जेमेकिस से भी संपर्क किया गया था। 90 बेन एफ्लेक, डैरेन एरोनोफ्स्की, डंकन जोन्स, जोनाथन लिब्समैन, मैट रीव्स, जो बैटमैन रीबूट का निर्देशन करेंगे, और टोनी स्कॉट को संभावित निर्देशकों के रूप में माना गया था। 91 इससे पहले कि अक्टूबर 2010 में जैक स्नाइडर को काम पर रखा गया। 92 कास्टिंग अगले नवंबर में शुरू हुई। 93 स्नाइडर ने फिल्म में बूस्टर गोल्ड और बैटमैन दोनों संदर्भों की पुष्टि की, जो डीसी साझा फिल्म ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। जब अमर एक उपग्रह को नष्ट करता है, तो वेन एंटरप्राइज शब्द उपग्रह पर स्क्रॉल किए जाते हैं। 95 स्नाइडर और नोलन ने मैन ऑफ स्टील को द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी के साथ निरंतरता साझा करने पर विचार किया। नोलन इस दृष्टिकोण के खिलाफ थे, जिसके कारण गोयर ने हीट विजन के साथ दृश्य बनाया और लोगों को आसन खतरे में डाल दिया, और इसने नोलन को आश्वस्त किए। 97 फिल्म का स्टोरीबोर्ड कलाकार जे ओलिवा ने बनाया था, जो स्नाइडर के साथ उनकी पहली लाइव एक्शन फीचर फिल्म परियोजना थी। 98 ओलिवा ने जापानी एनिमे शो ड्रैगन बॉल ज़ेड और बर्डी द माइटी को फिल्म के महाकाव्य युद्ध दृश्यों के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया है। फिल्म के मंथन के दौरान ओलिवा ने इस विचार को इस तरह से पेश किया कि मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो मैंने कभी लाइव एक्शन अमेरिकी सिनेमा में नहीं देखा है और केवल एनिमे में है। 99 फिल्म ने मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2011 को कोडनेम ऑटम फ्रॉस्ट के तहत ट्यूपेज हवाई अड्डे के पास एक औद्योगिक पार्क में शुरू हुई। 100 जैक स्नाइडर ने प्रारूप की तकनीकी सीमाओं के कारण 3D में फिल्म की शूटिंग करने में अनिच्छा व्यक्त की और इसके बजाय फिल्म को 2 आयामी रूप से शूट करने और 2D, 3D और IMAX 3D रिलीज के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को 3D में परिवर्तित करने का विकल्प चुना। 101 स्नाइडर ने फिल्म को डिजिटल रूप से शूट करने के बजाय फिल्म पर शूट करना चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिल्म को एक बड़ी फिल्म का अनुभव बना देगा। 102 सिनेमेटोग्राफर अमीर मोकरी ने फिल्म को पैनाविजन पैनाफ्लेक्स मिलेनियम XL2 कैमरोन और C सीरीज एनामोर्फिक लेंस के साथ शूट किए। 103 104 निर्माण 22 से 29 अगस्त को प्लेनो, इलिनोइस में हुई। 105 माइकल शैनन के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार फिल्मांकन फरवरी 2012 तक जारी रहेगा। 106 मैन ऑफ स्टील को कैलिफोर्निया के शिकागो क्षेत्र और वैंकूवर के बर्नबी के मैमथ स्टूडियो में फिल्माया गया था, जिसका इस्तेमाल क्रिप्टन और फिल्म में दिखाए गए अलौकिक विमान के लिए एक सेट के रूप में किया गया था। 107 108 वैंकूवर के नॉर्थ शोर वाटरफ्रंट क्षेत्र का उपयोग तेल रिग बचाव दृश्य के लिए भी किया गया था, जहां सुपरमैन को पहली बार पेश किया गया था। 107 ब्रिटिश कोलंबिया के यूक्लुलेट और नानाइमो फिल्म के पहले घंटे में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। ट्रेडमार्क सर्दियों की धुंध और उबड़-खाबड़ समुद्र को फिल्म में अलास्का के रूप में पेश किया गया है। फिल्मांकन 7 से 17 सितंबर तक शिकागो लूप में हुई। 100 शिकागो शूट एक यूनिट प्रोजेक्ट था, जिसका अर्थ डिजाइन मैन ऑफ स्टील में जेम्स एचेसन और माइकल विल्किंसन द्वारा पुनः डिजाइन किया गया सुपरमैन पोशाक है। पोशाक में रंग योजना और एस लोगों को बरकरार रखा गया है, लेकिन गहरे रंगों को अपनाया गया है और विशेष रूप से सुपरमैन द्वारा पहने जाने वाले लाल रंग की विशेषता नहीं है। जैक स्नाइडर ने कहा कि पोशाक एक आधुनिक सौंदर्यशास्त्र है। उन्होंने और निर्माताओं ने लाल रंग की विशेषता वाला एक सूट तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई डिजाइन नहीं कर सके जो फिल्म के स्वर में फिट हो, जिसके कारण उन्हें सूट से हटा दिया गया। 110 विल्किंसन की अनुपलब्धता के कारण स्नाइडर ने सूट को डिजाइन करने के लिए एचेसन को चुना। हालांकि उन्होंने केवल इसे विकसित करना शुरू किया और विल्किंसन ने वापस लौटने पर विकास को पूरा किया और अन्य चरित्र की वेशभूषा भी डिजाइन की। 111 112
मार्च 2014 में एस्क्वायर के साथ एक साक्षात्कार में विल्किंसन ने सुपरमैन के पुनः डिजाइन किए गए सूट के लुक का कारण समझाया। फिल्म में हमने बहुत सारे प्रयास किए ताकि यह समझाया जा सके कि सूट ऐसा क्यों दिखता है। हम नहीं चाहते थे कि यह एक बेतरतीब सजावटी निर्णय। हम फिल्म की शुरुआत क्रिप्टन ग्रह से करते हैं जहां से सूट आता है, और हम यह दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि सूट संस्कृति में फिट बैठता है। क्रिप्टन पर आप जितने भी लोगों को देखते हैं वे सभी चेनमेल जैसा सूट पहने हुए हैं, जिसमें सुपरमैन सूट जैसा ही विवरण है। सभी की छाती पर उनके परिवार के प्रतीक है। कफ और बूट का विवरण क्रिप्टन पर मिलने वाले सभी अलग अलग पात्रों के माध्यम से साझा किया जाता है। इसलिए जब तक हम सुपरमैन को उसके सूट में देखते हैं तब तक हम समझ जाते हैं कि यह ऐसा क्यों दिखता है। 111 प्रभाव। सेट पर सीक्वेंस के माहौल को कैप्चर करने के लिए एक कैमरा रिग का इस्तेमाल किया गया था। एनवायरोकेम नाम से विजुअल इफेक्ट क्रू ने कैनन EOS 5D और एक मोटराइज्ड नोडल हेड लगाया, जिससे क्रू को हर शॉट के लिए 55 के रिजोल्यूशन के साथ 360 डिग्री के कोण पर माहौल को कैप्चर करने की अनुमति मिली। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 4 मिनट का समय लगा। सेट कैप्चर के परिणामस्वरूप प्रकाश और बनावट मिली जिसे ज्यामिति पर फिर से प्रोजेक्ट किया जा सकता था। 115 फुल स्क्रीन डिजिटल डबल्स लड़ाई के दृश्यों के लिए एक प्रमुख घटक है। ऊर्जाधारित क्रिप्टोनियन हेलमेट के साथ डिजिटल कवच भी जोड़ा गया था। अभिनेताओं के साथ साइबर स्कैन और FACS आयोजित किए गए और ध्रुवीकृत और गैर ध्रुवीकृत संदर्भ फोटो लिए गए। सुपरमैन की कैप और पोशाक को उच्च विवरण में स्कैन किया गया था, विशेष रूप से कैप सुपरमैन की क्रियाओं का प्रत्यक्ष विस्तार बन गए। 115 मेट्रोपोलिस शहर के भूनिर्माण से जुड़े दृश्यों के लिए डबल नेगेटिव ने दृश्य प्रभावों को संभाला। एक ऐसा मेट्रोपोलिस बनाने के लिए जो विश्वसनीय और यथार्थवादी लगे, डबल नेगेटिव ने शहर को प्रक्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए A3 के सिटी इंजन का उपयोग किए। डबल नेगेटिव के दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक गेड राइट के अनुसार यह बहुत अधिक विज्ञानफाई आधारित भूमिका थी, इसलिए हमने वही लिया जो उन्होंने किया था और इसे बहुत आगे बढ़ाए। हम जो काम कर रहे थे वह न्यूयॉर्क, LA और शिकागो के डाउनटाउन के आसपास आधारित था और इससे हमें ऊंचाई के लिए बिल्डिंग वॉल्यूम मिल। हम उन वॉल्यूम को किट भागों से ढक देते थे, लेकिन फिर उनमें से अधिकांश को नीचे गिरना पड़ता था, इसलिए हमें इसे विनाश के लिए तैयार करना पड़ा और काम के अन्य पहलुओं के लिए भी इसका उपयोग करना पड़ा। 115 इमारतों के विनाश के लिए स्टूडियो ने अपनी गतिशील घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी स्वयं की परिसंपत्ति प्रणाली को फिर से लिखाएं। बुलेट भौतिकी सॉफ्टवेयर विनाश के उपयोग के लिए एक भारी प्रभावित घटक था। राइट ने कहा कि हम एक RBD घटना चलाने और इन सभी माध्यमिक घटनाओं को ट्रिगर करने में सक्षम होना चाहते थे, चाहे वह कांच या धूल सिमुलेशन हो। उन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर प्रक्रियात्मक तरीके से संभालने की आवश्यकता थी। इसका एक लाभ यह था कि क्योंकि यह सब सीमित संख्या में इनपुट घटकों पर आधारित था, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इस तरह से मॉडल किए गए हैं कि वे प्रभावों में उपयोग करने योग्य हों। आप कुछ मॉडल कर सकते हैं, लेकिन वे विनाश के लिए इसे रिग करने का एक और चरण होगा। आग, धुआं और पानी उत्तेजना उपकरण डबल नेगेटिव स्टूडियो में विकसित किए गए थे। स्टूडियो ने मौजूदा मालिकाना वॉल्यूम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के बीच फायरबॉल सिम्स जैसे तत्वों के लिए मंत्र में रेंडरिंग के लिए संक्रमण किए। डबल नेगेटिव ने अधिक कसकर युग्मित वॉल्यूम और कणों के लिए बड़े पैमाने पर सिम्स और इंटरैक्शन को संभालने के लिए इनहाउस फ्लूइड स्टूल स्क्वर्ट का भी उपयोग किए। सुपरमैन और ओमड के बीच लड़ाई के संबंध में डबल नेगेटिव ने अपने डिजिटल डबल्स पर वास्तविक फोटोग्राफी को लागू किए। 115 संगीत। मुख्य लेख मैन ऑफ स्टील साउंड ट्रैक। हंस जिमर ने शुरू में लोकप्रिय अफवाहों का खंडन किया कि वह फिल्म का स्कोर तैयार करेंगे। 116 लेकिन जून 2012 में यह पुष्टि की गई कि जिमर वास्तव में ऐसा करने जा रहे हैं। 117 मैन ऑफ स्टील को पिछली फिल्मों से पूरी तरह से अलग करने के लिए जॉन विलियम्स द्वारा प्रतिष्ठित सुपरमैन मार्च का उपयोग नहीं किया गया था। 118 मैन ऑफ स्टील के लिए हंस जिमर का साउंड ट्रैक 11 जून 2013 को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। 119 तीसरे ट्रेलर से संगीत स्कोर का एक अनौपचारिक रिप, जिसका शीर्षक एन आइडियल ऑफ होप है, जिसे ट्रैक व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू आर नॉट सेविंग द वर्ल्ड का कटडाउन संस्करण होने की पुष्टि की गई, जिसे 19 अप्रैल को रिलीज किया गया। 120 अप्रैल के अंत में 2 CD डीलक्स संस्करण की आधिकारिक ट्रैक लिस्टिंग का खुलासा किया गया। 121 विषय वस्तु।
कई समीक्षकों ने मैन ऑफ स्टील की व्याख्या एक धार्मिक रूपक के रूप में की, खासकर तब जब वार्नर ब्रदर्स ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें जीसस द ओरिजिनल सुपरहीरो नामक 9 पृष्ठ का पैम्फलेट शामिल है। 122, 123 जस्टिन क्रेग ने कालेल के संघर्ष की तुलना पैशन ऑफ क्राइस्ट से की, जिसमें कहा गया कि कालेल पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। मूल रूप से दुनिया के सामने अपनी पहचान और शक्तियों को प्रकट करने के लिए अनिच्छुक, सुपरमैन मानवता को विनाश से बचाने के लिए खुद को ओमड को सौंपने का फैसला करता है। 124 क्रेग ने यह भी कहा कि मैन ऑफ स्टील में ट्रिनिटी के लिए एक रूपक है। जोरेल भूत के रूप में पृथ्वी पर कालेल के पास लौटता है, अपने उभरते सुपरहीरो बेटे को मोक्ष की यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। जोरेल अपने बेटे को बेबी मोसेस स्टाइल में पृथ्वी पर भेजने से पहले वह अपनी पत्नी से कहता है कि यीशु की तरह वह उनके लिए एक भगवान होगा। 124 द वाशिंगटन पोस्ट के पॉल असाय लिखते हैं कि सुपरमैन अंतरिक्ष में अपनी भुजाओं को फैलाकर तैरता है जैसे कि किसी अदृश्य क्रॉस पर कील खोंकी गई हो, एक तथ्य जिसका क्रेग ने भी फिल्म के अपने मूल्यांकन में उल्लेख किया है। 125, 124 फिल्म का नायक भी 33 वर्ष का है और एक चर्च में परामर्श चाहता है। 126 हफिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए कॉलिन लियोटा ने ओमड की तुलना एडल्फ हिटलर से की, जिसमें कहा गया उसे लगता है कि शुद्ध क्रिप्टन यानी हिटलर ने अपने यूजेनिक्स कार्यक्रम के साथ जिस समाज की कल्पना की थी के लिए उसका दृष्टिकोण ही अस्तित्व का एकमात्र उत्तर है। 127 वह दृश्य जहां एक युवा क्लार्क की शक्तियां उसे ग्रेड स्कूल में अभिभूत कर देती है, जिसके कारण वह खुद को एक कोठरी में बंद कर लेता है, ने कई लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि डीसी एक एक्सटेंडेड यूनिवर्स सुपरमैन या तो ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए है। 128, 129 विपणन समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 344 समीक्षाओं के आधार पर 56% की स्वीकृति रेटिंग और 6.2/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आम सहमति में लिखा है, मैन ऑफ स्टील का रोमांचक एक्शन और तमाशा पूरी तरह से सामान्य ब्लॉकबस्टर क्षेत्र में अपनी बाधाओं को दूर नहीं कर सकता है। 10 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 47 आलोचकों के आधार पर 100 में से 55 का भारित स्कोर प्राप्त हुआ, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 161 फिल्म के लिए सिनेमा स्कोर से उत्तरी अमेरिका में दर्शकों के सर्वेक्षणों ने A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जिसमें 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने इसे A दिए। 157 सुपरमैन के रूप में कैविल के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली, कुछ आलोचकों ने कथित कठोरता और करिश्मे की कमी पर टिप्पणी की। 11 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने कहा कि मैन ऑफ स्टील ने सुपरमैन फिल्मों के संबंध में कोई नई ज़मीन नहीं दिखाई और इसके बजाय हम एक ज्यादातर निराशाजनक फिल्म में वापस चले गए हैं, जिसमें अविकसित चरित्र और सुपरचार्ज फाइट सीन है जो लंबे समय तक चलते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स रचनात्मकता के मामले में कुछ भी नया पेश नहीं करते हैं। 162 बोस्टन ग्लोब के टाई बूर ने लिखा, इस सुपरमैन गाथा में जो चीज गायब है वह है हल्केपन की भावना, पॉप आनंद की भावना। 163 वाशिंगटन पोस्ट की एन होर्नरे ने कहा कि हंस जिमर के उबाऊ, अतिनिर्मित स्कोर के साथ फिल्म एक असाधारण रूप से अप्रिय देखने का अनुभव है। 164 डेनवर पोस्ट की लिसा कैनेडी के लिए मैन ऑफ स्टील के साथ मुख्य समस्या कहानी और निर्देशन में लय और संतुलन है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी फिल्म बनी जो विनाशकारी अतिशयोक्ति और सपाट पैर वाले उपदेशों के बीच भूलती है। 165 स्क्रीन रेंट के प्रधान संपादक कोफी आउटलॉ ने मैन ऑफ स्टील को 4/5 स्टार की समीक्षा देते हुए कहा कि मैन ऑफ स्टील ने अपनी योग्यता से अधिक हासिल किया है और पूरी नई पीढ़ी के लिए प्रतिष्ठित सुपरमैन फिल्म बनने का हकदार है। 166 उन्होंने मैन ऑफ स्टील को 2013 की सर्वश्रेष्ठ सुपरहीरो फिल्म का नाम दिए। 167 आईजीएन के जिम वेजवोडा ने एक्शन दृश्यों और केविन कॉस्टनर, रसेल क्रो और माइकल शैनन के अभिनय की प्रशंसा करते हुए मैन ऑफ स्टील को 10 में से 9 अंक दिए। 168 सुपरमैन के विरोधी फॉराउल के रूप में एंटजे राय के प्रदर्शन, विशेष रूप से स्मलविले युद्ध के दृश्यों में, की भी सराहना की गई है। 169 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने इसे 4 में से 3 स्टार दिए। कहा, एक्शन और गुस्से के बीच फंसी मैन ऑफ स्टील निश्चित रूप से एक उबड़-खाबड़ सवारी है, लेकिन इसके चमत्कारों के प्रति अंधे रहने का कोई तरीका नहीं है। 171
द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने कहा कि फ्रेंचाइजी को रीबूट करना अनावश्यक था, लेकिन फिल्म काफी आत्मविश्वास से भरी थी और स्नाइडर का ध्यान इतनी सावधानी से था कि दर्शक एक और रीबूट को नजरअंदाज कर सकते थे। 172 पॉपमेटर्स के पत्रकार जेसी मैकेक 3 ने लिखा, इस दोषपूर्ण उद्धारकर्ता का मार्ग बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि हम उम्मीद करते हैं और कई प्रशंसक इसे पसंद करेंगे और कई प्रशंसक इसकी कॉमिक बुक भिन्न पसंद की निंदा करेंगे। दूसरी ओर क्लार्क और सुपरमैन की दोहरी प्रकृति के बारे में लोइस लेन के अपने ज्ञान को छोड़कर इस प्रकार कथा के सबसे महान रहस्योद्घाटन से वंचित करना। मैन ऑफ स्टील के अंतिम क्षणों में हम जिस नायक को देखते हैं वह जेरी सीगल और जो शस्त्र द्वारा बनाए गए चरित्र के अलावा और कुछ नहीं है। खामियों के कॉलम में बस थोड़ा और है। 173 टेम्पा बे टाइम्स के स्टीव पर्सल ने कहा कि मैन ऑफ स्टील सिर्फ एवेंजर्स आकार के पलायनवाद से कहीं ज्यादा है। यह एक फिल्म सुपरहीरो का कलात्मक परिचय है जिसके बारे में हमें लगता था कि हम जानते हैं। 174 टाइम पत्रिका के रिचर्ड कॉर्लिस ने कहा, फिल्म को अपना सच्चा ऊंचा मुकाम तब नहीं मिलता जब यह कालेल की असाधारण शक्तियों को प्रदर्शित करती है, बल्कि तब मिलता है जब यह क्लार्क केंट की उग्र मानवता को नाटकीय रूप देती है। मैन ऑफ स्टील का सुपर हिस्सा ठीक ठाक है, लेकिन आदमी वाला हिस्सा सुपर है। 175 रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर एक समीक्षा में मैट ज़ोलरसीच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, इसे अद्भुत फिल्म कहा और क्लार्क और ओमर के बीच संघर्ष की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने क्लार्क और लोइस के बीच अधिक व्यक्तिगत और अंतरंग क्षण न होने के लिए फिल्म की आलोचना की। 176 2014 में एम्पायर ने पत्रिका के पाठकों द्वारा वोट के अनुसार सभी समय की 301 महानतम फिल्मों की अपनी सूची में मैन ऑफ स्टील को दर्जा दिए। 177 फॉक्स बिजनेस चैनल से बात करते हुए रोटन टोमेटोज के वरिष्ठ संपादक ग्रे ड्रेक ने आलोचकों के स्वागत पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, जितना मैं रोटन टोमेटोज के आलोचकों से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हैरान हूं। सुनो, फिल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यह एक अच्छी फिल्म थी, दोस्तों। 178 कॉमिक्स निर्माताओं के बीच फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिली जुली थी। 179 जिन्होंने इसका आनंद लिया उनमें जेफ पार्कर, हेइडी मैकडोनाल्ड, एथन वान साइवर, क्रिस्टोस गेज और पूर्व सुपरमैन लेखक डैन जर्गेंस शामिल है। इसके आलोचकों में जो कीटिंग, सीन मैककीवर, गैब्रियल हार्डमैन और मार्क वेड थे। मैकडोनाल्ड ने फिल्म के एक्शन, ड्रामा और मुख्य किरदारों हेनरी कैविल और एमी एडम्स की प्रशंसा की। वान साइवर ने प्रशंसा के लिए विशेष रूप से कैविल का नाम लिए। गेज ने इसे 1980 के सुपरमैन 2 के बाद से सर्वश्रेष्ठ सुपरमैन फिल्म कहा। हार्डमैन ने कहा कि उन्हें बहुत सारे मैकेनिक्स पसंद आए, लेकिन वे पात्रों से जुड़ नहीं पाए, जिससे कहानी का तनार खत्म हो गए। वेड, जिन्होंने मूल मिनी सीरीज सुपरमैन बर्थराइट लिखी, लेखक ग्रांट मॉरिसन, जिन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लघु श्रृंखला ऑल स्टार सुपरमैन लिखी थी, ने फिल्म के लिए मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जबकि उन्हें यह कुछ हद तक पसंद आई और कुछ हद तक नहीं, इसने कुछ भी नया पेश नहीं किया, क्योंकि वे लेक्स लूथर के साथ दूसरे अधिनियम प्रकार की कहानी को प्राथमिकता देते, बजाय इसके कि मॉरिसन को पहले से ही परिचित जानकारी प्रस्तुत करके चरित्र को फिर से स्थापित किया जाए। मॉरिसन ने एक सुपरहीरो को मारने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। 181 जैसा कि कलाकार नील एडम्स ने किया था। एडम्स ने सुझाव दिया कि जब ओमर ने अपनी हीट विजन से निर्दोष लोगों को धमकाया, जैसे कि अपनी आंखों को लकना, तो सुपरमैन के पास अन्य विकल्प खुले थे। उन्होंने सुपरमैन की मेट्रोपोलिस से लड़ाई को दूर न करने के लिए भी आलोचना की, जैसा कि सुपरमैन 2 के अंत में चरित्र ने किया था। 182 जिम ली की राय सकारात्मक थी। यह महाकाव्य है, इसमें बहुत सारा दिल है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली सुपरमैन फिल्म में जो चीज गायब थी वह थी एक्शन, और इस फिल्म में वह भरपूर है। मेरा मतलब है कि यह एक विजुअल थ्रिल राइड है। यह अद्भुत है। आपको सुपरमैन की सभी शक्तियां देखने को मिलती है और उसकी पूरी महिमा में, और मुझे लगता है कि लोग दंग रह जाएंगे। वार्नर ब्रदर्स और डीसी कॉमिक्स ने फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट के लिए जनता के एक सदस्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले डोमेन नाम manofsteel.com के अधिकार जीते। 130 20 नवंबर 2012 को द डार्क नाइट राइज डीवीडी और ब्लूरे की रिलीज के लिए वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म की वेबसाइट पर एक उल्टी गिनती शुरू की, जहां प्रशंसक अनन्य इनाम को अनलॉक करने के लिए फेसबुक या ट्विटर जैसी वेबसाइटों पर उल्टी गिनती साझा कर सकते थे। 3 दिसंबर 2012 को अनन्य इनाम
को आधिकारिक मैन ऑफ स्टील टीजर पोस्टर के रूप में प्रकट किया गया। 131 पोस्टर, जिसमें सुपरमैन को गिरफ्तार किया गया है, ने सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और फिल्म की कहानी के बारे में बहुत अटकलें लगाई। 132 10 दिसंबर 2012 को, 133 11 दिसंबर 2012 तक डिकोड किए गए संदेश ने पाठकों को एक अन्य वेबसाइट पर ले जाया जिसमें एक उल्टी गिनती थी, जिसके कारण ट्रेलर की सार्वजनिक रिलीज हुई। 134 135 फिल्म की प्रत्याशा में मेटल ने एक खिलौना लाइन का अनावरण किया जिसमें मूवी मास्टर्स एक्शन फिगर शामिल है। इसके अलावा लेगो ने फिल्म के दृश्यों से प्रेरित 3 मैन ऑफ स्टील सेट जारी किए। रूबी कॉस्ट्यूम कंपनी ने भी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए मैन ऑफ स्टील से प्रेरित पोशाक और सहायक उपकरण की एक नई लाइन जारी की। 136 फिल्म ने कथित तौर पर प्रचार टाई-इन से $160 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 137 फिल्म के लिए वायरल मार्केटिंग अभियान तब शुरू हुआ जब आधिकारिक वेबसाइट को डीप स्पेस रेडियो वेव्स से बदल दिया गया। संदेश को डिकोड किया गया और एक आवाज सामने आई जिसमें कहा गया था, आप अकेले नहीं हैं। आधिकारिक साइट को नई स्थिर फाइलों के साथ अपडेट किया जाता रहा, जिससे धीरे धीरे फिल्म के खलनायक जनरल ओमड का प्रतीक सामने आए। कुछ ही समय बाद वेबसाइट को ओमड के एक संदेश से बदल दिया गया, जिसने अनुरोध किया कि पृथ्वी को कालेल को उसकी हिरासत में वापस करना चाहिए और कालेल को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे। 138 evilofindhim.com नामक एक वायरल साइट जारी की गई, जिसने फिल्म के तीसरे ट्रेलर की उल्टी गिनती दिखाई। 139 वार्नर ब्रदर्स ने ईसाई आधारित विपणन फर्म ग्रेस हिल मीडिया को फिल्म के ईसाई विषयों को धार्मिक जनसांख्यिकी तक फैलाने में मदद करने के लिए भर्ती किए। हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा अक्सर विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को फिल्में बेचने के कारण धार्मिक लहजे को रेखांकित करते हुए विशेष ट्रेलर बनाए गए थे। वार्नर ब्रदर्स ने पहले द ब्लाइंड साइड, द नोटबुक, द बुक ऑफ एली और हैरी पॉटर श्रृंखला जैसी फिल्मों को विश्वास आधारित समूहों के लिए विपणन किया था। 126 140 वार्नर ब्रदर्स ने पेपरडाइन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रेग डेथवेलर से पादरियों के लिए जीसस द ओरिजिनल सुपरहीरो शीर्षक से एक सुपरमैन केंद्रित धर्मोपदेश रूपरेखा बनाने के लिए भी कहा। 126 इसके बारे में द वाशिंगटन पोस्ट के पॉल असाई ने लिखा कि धार्मिक विषय आते रहते हैं। 125 मुक्त करना मैन ऑफ स्टील का 10 जून 2013 को न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर के एलिस टली हॉल में रेड कार्पेट प्रीमियर आयोजित किया गया। 141 जिसमें प्रमुख कलाकारों की उपस्थिति थी। 142 फिल्म को 14 जून 2013 को व्यापक रिलीज मिली। 143 144 फिल्म को मूल रूप से दिसंबर 2012 में रिलीज के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स की दूसरी फिल्म द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे 14 जून 2013 की तारीख पर धकेल दिया गया, जो 14 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी। 145 इसे 12 नवंबर 2013 को एकल डिस्क डीवीडी केवल फीचर फिल्म के रूप में बोनस सुविधाओं के साथ 2 डिस्क डीवीडी पर और संबंधित ब्लूरे और ब्लूरे 3D कॉम्बो पैक के रूप में रिलीज किया गया था। 146 और यूनाइटेड किंगडम में 2 दिसंबर 2013। 147 जनवरी 2019 तक मैन ऑफ स्टील ने कुल मिलाकर 3.3 मिलियन ब्लूरे डिस्क के साथ साथ 2.3 मिलियन से अधिक डीवीडी बेची है, क्रमशः $44.4 मिलियन और $76.2 मिलियन, कुल मिलाकर $120.7 मिलियन की बिक्री हुई। 148 बाद में फिल्म को 19 जुलाई 2016 को 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे प्रारूप में रिलीज किया गया। 149 स्वागत बॉक्स ऑफिस मैन ऑफ स्टील ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $291 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $377 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $670 मिलियन की कमाई हुई। जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली एकल सुपरमैन फिल्म बन गई और मुद्रास्फीति को समायोजित करते समय दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 150 यह द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली रीबूट भी है। डेडलाइन हॉलीवुड ने सभी खर्चों और राजस्व को एक साथ जोड़ते हुए फिल्म का शुद्ध लाभ 42.7 मिलियन आका, जिससे यह 2013 की 9वीं सबसे अधिक लाभदायक रिलीज बन गई। 7 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $116.6 मिलियन कमाए, जिसमें आईमैक्स थिएटरों से $17.5 मिलियन शामिल थे। 151
मैन ऑफ स्टील ने डीवीडी और ब्लूरे की बिक्री से अतिरिक्त $120 मिलियन कमान। 148 मैन ऑफ स्टील ने गुरुवार रात वॉलमार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम से $12 मिलियन कमाए और आधी रात के शो से अतिरिक्त $9 मिलियन कमान। 152 यह वार्नर ब्रदर्स की तीसरी सबसे बड़ी एडवांस नाइट मिडनाइट ओपनिंग और नॉन सीक्वल के लिए सबसे बड़ी एडवांस नाइट मिडनाइट शुरुआत थी। 153 फिल्म ने अंततः अपने शुरुआती शुक्रवार मध्यरात्रि की कमाई सहित के दौरान $44 मिलियन और गुरुवार रात के शो शामिल होने पर $56.1 मिलियन कमान। ओपनिंग डे ग्रॉस नॉन सीक्वल के लिए दूसरा सबसे बड़ा और कुल मिलाकर 20वां सबसे बड़ा था। 6 इसका ओपनिंग वीकेंड ग्रॉस $116.6 मिलियन था जो 2013 का तीसरा सबसे बड़ा था। आयरन मैन 3 $174.1 मिलियन इसने जून में सबसे ज्यादा वीकेंड डेब्यू के लिए टॉय स्टोरी 3 का रिकॉर्ड $110.3 मिलियन भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड 2 साल बाद जुरासिक वर्ल्ड की ओपनिंग ग्रॉस $208.8 मिलियन द्वारा फिर से तोड़ा गया। 154 155 हालांकि अपने दूसरे वीकेंड पर मैन ऑफ स्टील के बॉक्स ऑफिस में लगभग 65% से 68% की गिरावट आई अगर गुरुवार रात की ग्रॉस को शामिल किया जाए। इसे मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड वॉर Z के पीछे तीसरे स्थान पर रखा है। बॉक्स ऑफिस मोजो ने इसे असामान्य रूप से बड़ी गिरावट कहा, जो ग्रीन लैंटर्न के लिए दूसरे सप्ताहांत की गिरावट के करीब है। 156 मैन ऑफ स्टील ने 24 देशों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $73.3 मिलियन की कमाई की, जिसमें 79 आईमैक्स थिएटरों से $4.2 मिलियन शामिल है, जिसने आईमैक्स के लिए जून के ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाए। 151 फिल्म ने फिलीपींस में $1.66 मिलियन के साथ ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाए। 151 यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और माल्टा में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन $5.6 मिलियन और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $11.2 मिलियन $17.47 मिलियन कमान। 157 158 संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर इसकी सबसे बड़ी ओपनर चीन में थी, जिसमें 4 दिनों गुरुवार से रविवार में $25.9 मिलियन की कमाई हुई। 159 कुल कमाई में उत्तरी अमेरिका के बाद इसके 3 सबसे बड़े देश चीन $63.4 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और माल्टा $46.2 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया $22.3 मिलियन है। 160 टीवी सीरीज नेबर्स और लिविंग विद द लॉ में दिखाई देने के बाद क्रो को फेथ मार्टिन ने अपनी पहली फिल्म द क्रॉसिंग 1990 में कास्ट किया, जो जॉर्ज ओगिल्वी द्वारा निर्देशित एक छोटे शहर की प्रेम त्रिकोण थी। निर्माण शुरू होने से पहले ओगिल्वी के एक फिल्म छात्र शिष्य स्टीव वालेस ने क्रो को 1990 की फिल्म ब्लड ओथ उर्फ प्रिजन्स ऑफ द सन के लिए काम पर रखा, जो द क्रॉसिंग से 1 महीने पहले रिलीज हुई थी, हालांकि वास्तव में इसे बाद में फिल्माया गया था। 1992 में क्रो ने पुलिस रेस्क्यू की दूसरी श्रृंखला के पहले एपिसोड में अभिनय किए। 1992 में ही क्रो ने रोम्पर्स थम्पर में अभिनय किया, जो एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म थी। इस भूमिका के लिए क्रो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान AFI पुरस्कार जीता, जो 1991 में प्रूफ के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के बाद आए। 2015 में यह बताया गया कि क्रो ने 2006 में और फिर 2013 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह निवास आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। 2 हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन विभाग ने कहा कि उसके पास क्रो द्वारा ऐसे किसी भी आवेदन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 30 31 32 उत्तरी अमेरिका 1999 में वाशिंगटन DC में द इनसाइडर के प्रीमियर पर क्रो। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती सफलता के बाद क्रो ने अमेरिकी फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले 1993 में एक कनाडाई प्रोडक्शन फॉर द मोमेंट में अभिनय किए। उन्होंने वर्चुओसिटी में डेनसल वॉशिंगटन के साथ सहअभिनय किया। जोड़ी बाद में अमेरिकन गैंगस्टर में एक साथ दिखाई दी और 1995 में द क्विक एंड द डेड में शेरोन स्टोन के साथ। वे 3 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुए। 2000 में ग्लेडिएटर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अकादमी पुरस्कार जीताए। क्रो को ऑस्ट्रेलियाई समाज और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माण की सेवा के लिए 2001 में ऑस्ट्रेलियाई शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया। 33 क्रो को द इनसाइडर, ग्लेडिएटर और ए ब्यूटीफुल माइंड के लिए लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर नामांकन मिला। 4
क्रो ने 2002 बाफ्टा पुरस्कार समारोह में ए ब्यूटीफुल माइंड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, साथ ही इसी प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार भी जीते। हालांकि एक अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित वह डेनसल वाशिंगटन से हार गए। तीनों फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए भी नामांकित किया गया था और ग्लेडिएटर और ए ब्यूटीफुल माइंड दोनों ने पुरस्कार जीते। क्रो वाल्टर पिजन, जिन्होंने हाउ ग्रीन वाज माई वैली 1941 और मिसेज मिनिवर 1942 में अभिनय किया, के बाद से बैक टू बैक सर्वश्रेष्ठ पिक्चर विजेताओं में मुख्य भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता बन गए। उद्धरण आवश्यक 1997 से 2003 के 6 साल के अंतराल में उन्होंने 2 अन्य सर्वश्रेष्ठ पिक्चर नामांकितों एलए कॉन्फिडेंशियल और मास्टर एंड कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड में भी अभिनय किए। 2005 में उन्होंने ए ब्यूटीफुल माइंड के निर्देशक रॉन हॉवर्ड के साथ जीवनी पर आधारित बॉक्सिंग ड्रामा सिंड्रेला मैन के लिए फिर से टीम बनाई। 2006 में उन्होंने ग्लेडिएटर के निर्देशक रिडले स्कॉट के साथ ए गुड ईयर के लिए फिर से टीम बनाई, जो लगातार 2 सहयोगों में से पहला था। दूसरा अमेरिकन गैंगस्टर था, जिसमें डेनसल वाशिंगटन के साथ फिर से सरकलाकार थे, जो 2007 के अंत में रिलीज हुआ था। हालांकि ए गुड ईयर की हल्की रोमांटिक कॉमेडी को बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्रो फिल्म से खुश दिखे। उन्होंने एसटीवी को एक साक्षात्कार में बताया कि उन्हें लगता है कि यह उनकी अन्य फिल्मों के प्रशंसकों को पसंद आएगी। 35 हाल के वर्षों में क्रो की बॉक्स ऑफिस स्थिति में गिरावट आई है। 35 क्रो रॉबिन हुड में दिखाई दिए, जो रॉबिन हुड किंवदंती पर आधारित फिल्म थी, जिसे रिडले स्कॉट ने निर्देशित किया था और 14 मई 2010 को रिलीज किया गया था। 36 रॉबिन हुड की शूटिंग के दौरान क्रो ने एक दृश्य करते समय अपने दोनों पैरों को फ्रैक्चर कर लिया, जिसमें उन्होंने एक महल के पोर्टकुलिस से चट्टान की तरह कठोर आसमान जमीन पर छलांग लगाई और कहा कि उन्होंने कभी भी उत्पादन के साथ चोट पर चर्चा नहीं की। इसके कारण एक दिन की छुट्टी नहीं ली, मैं बस काम पर जाता रहा। 37 क्रो ने 2010 की पॉल लेगिस की फिल्म द नेक्स्ट 3 डेज में अभिनय किया, जो 2008 की फ्रांसीसी फिल्म पोर एले का रूपांतरण था। 38 अभिनय से 1 साल की छुट्टी के बाद क्रो ने आरजेडे के साथ द मैन विथ द आयरन फिस्ट्स में जैक नाइफ की भूमिका निभाई। उन्होंने लेस मिजरेबल्स 2012 की संगीतमय फिल्म में जावट की भूमिका निभाई। 39 और 2013 की गर्मियों में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्मित फिल्म मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन के जैविक पिता जोरेल का किरदार निभाए। 2014 में उन्होंने मार्क हेलप्रिन के 1983 के उपन्यास विंटर टेल के फिल्म रूपांतरण में एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई और डेरेन एरोनोफ्स्की की फिल्म नोआ में शीर्षक भूमिका निभाई। 40 क्रो की द ममी 2017 में एक प्रमुख भूमिका थी। द पोप्स एक्सोर्सिस्ट 2023 में गैब्रिएल अमोरक। 42 जून 2013 में क्रो ने ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म द वाटर डिवाइनर के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने जैकलीन मैकेंजी, ओल्गा कुरिलेनको, जय कर्टनी के साथ अभिनय भी किए। 43 वर्ष 1919 में सेट फिल्म का निर्माण थ्रोएलुम, एंड्रयू मेसन और कीथ रॉजर ने किया था। 40 संगीत रसेल इराक्रो, जन्म 7 अप्रैल 1961, न्यूजीलैंड में जन्मे अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार है। उनका जन्म वेलिंगटन में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के 10 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताए और 21 साल की उम्र में स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। 1-2 स्क्रीन पर उनके काम ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए हैं, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार शामिल है। क्रो ने ऑस्ट्रेलिया में अभिनय करना शुरू किया और ड्रामा रोम्पर्सम्पर 1992 में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। उन्होंने थ्रिलर एलए कॉन्फिडेंशियल 1997 में पुलिस जासूस और ड्रामा द इनसाइडर 1999 में जेफरी विगैंट के रूप में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। क्रो ने पीरियड फिल्म ग्लेडिएटर 2000 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए व्यापक ख्याति प्राप्त की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीताए। आगे की प्रशंसा बायोपिक ए ब्यूटीफुल माइंड 2001 में गणितज्ञ जॉन फोर्डसन ऐश जूनियर की भूमिका के लिए मिली। इसके बाद उन्होंने युद्ध फिल्म मास्टर एंड कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड 2003, स्पोर्ट्स ड्रामा सिंड्रेला मैन 2005, वेस्टर्न 3:10 टू यूमा 2007। क्रो ने तब से म्यूजिकल लेस मिजरेबल्स 2012 में जावर्थ, सुपरहीरो फिल्म मैन ऑफ स्टील 2013 में जोरेल, बाइबल ड्रामा नोहा
2014 में नोआ और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म थॉर लव एंड थंडर 2022 में ज़ीउस की भूमिका निभाई है। 2014 में उन्होंने ड्रामा द वाटर डिवाइनर के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किए। वह 2006 से नेशनल रग्बी लीग एनआरएल टीम साउथ सिडनी रेबिटोर के सहमालिक है। प्रारंभिक जीवन। क्रो का जन्म 7 अप्रैल 1961 को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के एक उपनगर स्ट्रैथमोर पार्क में हुआ था। 3 जो फिल्म सेट कैटर्स जोसेलिन यवोन, नीवेमिस और जॉन अलेक्जेंडर क्रो के बेटे थे। 4 उनके पिता एक होटल का प्रबंधन भी करते थे। 4 उनके नाना स्टेन वेमिस एक छायाकार थे, जिन्हें न्यूजीलैंड फिल्म यूनिट के सदस्य के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के फुटेज फिल्माने के लिए एमबी नियुक्त किया गया था। 5 क्रो माओरी है और अपनी नानी की परदादी के माध्यम से नगाती पोरो से पहचान रखते हैं। 6 4 7 उनके दादा जॉन डबलडे क्रो व्रेक्सहम के एक वेल्श व्यक्ति थे, जबकि उनके दादा दादी में से एक स्कॉटिश थे। 8 9 10 11 12 6 13 वह न्यूजीलैंड के पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों मार्टिन और जेफ क्रो के चचेरे भाई हैं। 14 और क्रिकेटर डेव क्रो के भतीजे हैं। 15 अपनी नानी के जरिए वह साइमन फ्रेजर 11वें लॉर्ड लोवेट के सीधे वंशज हैं, जो ब्रिटेन में सिर कलम किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 16 जब क्रो 4 साल का था, उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया और सिडनी में बस गया, जहां उसके माता पिता ने फिल्म सेट कैटरिंग में अपना करियर बनाए। 4 उनकी मां के गॉडफादर ऑस्ट्रेलियाई टीवी श्रृंखला स्पाई फोर्स के निर्माता थे और क्रो को श्रृंखला के एक एपिसोड में संवाद की एक पंक्ति के लिए 5 या 6 साल की उम्र में श्रृंखला स्टार जैक थॉम्पसन के विपरीत काम पर रखा गया था। 17 बाद में 1994 में थॉम्पसन द सम ऑफ अस में क्रो के समलैंगिक चरित्र के सहायक पिता की भूमिका निभाएंगे। 18 19 क्रो कुछ समय के लिए धारावाहिक द यंग डॉक्टर्स में भी दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया में उनकी शिक्षा वॉकलूज पब्लिक स्कूल और सिडनी बॉयज हाई स्कूल में हुई। 4 इससे पहले कि उनका परिवार 1978 में 14 वर्ष की आयु में न्यूजीलैंड वापस चला जाए। 20 अभिनय कैरियर। न्यूजीलैंड 1981 में क्रो का रसले रोग के रूप में एक प्रचारात्मक फोटो। अपने अच्छे दोस्त टॉम शार्पलिन के मार्गदर्शन में क्रो ने 1980 के दशक की शुरुआत में स्टेज नाम रसले रोक के तहत प्रदर्शन करते हुए एक संगीतकार के रूप में अपना प्रदर्शन करियर शुरू किए। उन्होंने कई न्यूजीलैंड सिंगल्स रिलीज किए, जिनमें आई जस्ट वन्ना बी लाइक मार्लन ब्रैंडो 21, पियर 13 इंच और शैटर्ड ग्लास शामिल है, जिनमें से कोई भी चार्ट में नहीं आए। 22 उन्होंने 1984 में द वेन्यू नामक ऑकलैंड संगीत स्थल का प्रबंधन किए। 23 जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्हें ए वेरी स्पेशल पर्सन में दिखाया गया था, जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में 7वें दिन के एडवेंटिस्ट तृतीयक शिक्षा प्रदाता एवोंडेल विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र बटा मंत्रालय पाठ्यक्रम के लिए एक प्रचार वीडियो था। 24 ऑस्ट्रेलिया क्रो ने न्यूजीलैंड छोड़ दिया और 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया लौट आए। उनका इरादा राष्ट्रीय नाट्य कला संस्थान में आवेदन करने का था। उन्होंने कहा, मैं एक थिएटर शो में काम कर रहा था और एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो उस समय नींद में तकनीकी सहायता का प्रमुख था। मैंने उनसे पूछा कि वह मेरे नींद में 3 साल बिताने के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यह समय की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा, आप वहाँ जो सीखने जाते हैं वह पहले से ही करते हैं और आप इसे अपने जीवन के अधिकांश समय से करते आ रहे हैं, इसलिए आपको सिखाने के लिए बुरी आदतों के अलावा कुछ नहीं है। 25 1986 से 1988 तक उन्हें निर्देशक डैनियल अबिनेरी द्वारा द रॉकी हॉरर शो के न्यूजीलैंड प्रोडक्शन में उनकी पहली पेशेवर भूमिका दी गई थी। 4 उन्होंने एडी डॉस्कॉट की भूमिका निभाई। 4 26 1987 में जब क्रो को कोई दूसरा काम नहीं मिला तो उन्होंने 6 महीने तक बस्किंग की। 27 1988 में ब्लर ब्रदर्स के ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन में क्रो ने मिकी की भूमिका निभाई। 28 1989 में स्टेज म्यूजिकल बैड बॉय जॉनी एंड द प्रोफेट ऑफ डूम में उन्हें जॉनी की भूमिका में डैनियल अबिनेरी द्वारा फिर से कास्ट किया गया। 29 1980 के दशक में क्रो ने रसले रोक के नाम से आई जस्ट वाना बी लाइक मार्लन ब्रैंडो नामक एक गीत रिकॉर्ड किए। 45 1980 के दशक में क्रो और उनके मित्र बिली डीन कोचरन ने रोमन एंटिक्स नामक एक बैंड बनाया, जो बाद में ऑस्ट्रेलियाई रॉक बैंड 30 मोर फुट ऑफ ग्रंस संक्षिप्त रूप में टोफॉग
में विकसित हुई। क्रो ने बैंड के लिए मुख्य गायन और गिटार का प्रदर्शन किया, जो 1992 में बना। बैंड ने 1995 में द फोटोग्राफ किल्स EP जारी किया, साथ ही 3 पूर्ण लंबाई वाले रिकॉर्ड, गैसलाइट 1998, बास्टर्ड लाइफ और क्लैरिटी 2001 और अदर वेज ऑफ स्पीकिंग 2003 भी जारी किए। 2000 में टोफॉग ने लंदन, लॉस एंजल्स और ऑस्टिन, टेक्सास में शो किए। 2001 में बैंड ने ऑस्टिन, बोल्डर, शिकागो, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, हॉलीवुड, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क। 2005 की शुरुआत में खर्टी और फुट ऑफ ग्रंस एक समूह के रूप में विकसित हो गया था। क्रो को लगा कि उनका भविष्य का संगीत एक नई दिशा ले गए। उन्होंने कनाडाई बैंड ग्रेट बिग सी के एलन डॉयल के साथ सहयोग शुरू किया और इसके साथ ही एक नया बैंड उभरा, द ऑर्डिनरी फियर ऑफ गॉड, जिसमें पिछले टोफॉग लाइनअप के कुछ सदस्य भी शामिल थे। अप्रैल 2005 में एक नया सिंगल रेविन रिलीज किया गया और माई एंड माई हार्ट नामक एक एल्बम रिलीज किया गया। एल्बम में अभिनेता रिचर्ड हैरिस के लिए एक श्रद्धांजलि गीत शामिल है, जो ग्लेडिएटर के निर्माण के दौरान क्रो के दोस्त बन गए थे। क्रो और उनके नए बैंड द ऑर्डिनरी फियर ऑफ गॉड, टोफॉग संक्षिप्त नाम रखते हुए, ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और फिर 2006 में अमेरिका में अपनी नई रिलीज माई एंड माई हार्ट को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका लौट आए। मार्च 2010 में जॉन विलियमसन के गीत विंटर ग्रीन के समूह के संस्करण को एक नए संकलन एल्बम द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ जॉन विलियमसन 40 ईयर्स थ्रू ब्लू में शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलियाई संगीत उद्योग में गायक गीतकार के 40 साल पूरे होने की याद दिलाता है। 2 अगस्त 2011 को क्रो और डॉयल के बीच तीसरा सहयोग आईट्यून्स पर द क्रो डॉयल सॉन्गबुक वॉल्यूम 3 के रूप में जारी किया गया, जिसमें 9 मूल गाने थे। उसके बाद उनके ध्वनिक डेमो समकक्ष कुल 18 ट्रैक थे। डैनियल स्पेंसर अधिकांश ट्रैक पर अतिथि गायन करती है। यह रिलीज कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के सेंट जॉन्स में LSPU हॉल में लाइव प्रदर्शनों की एक जोड़ी के साथ हुई। 47 डिजिटल एल्बम को केवल Amazon.com, iTunes, स्पॉटिफाई पर डाउनलोड संस्करणों के रूप में जारी किया गया था। तब से यह एल्बम कनाडाई एल्बम चार्ट पर नंबर 72 पर है। 26 सितंबर 2011 को क्रो कीथ अर्बन के कॉन्सर्ट के बीच में वैंकूवर के रोजर्स एरिना में मंच पर दिखाई दिए। उन्होंने द जोकर के एक गायन में बैंड के बाकी सदस्यों के साथ शामिल होने से पहले फॉल्सम प्रिजन ब्लूज का एक कवर गाए। 18 अगस्त 2012 को क्रो शहर के मेनिंगनोत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आइसलैंड के रेकजाविक में हारपा कॉन्सर्ट हॉल में डॉयल के साथ दिखाई दिए। 2017 में क्रो और डॉयल ने एक नया एक्ट बनाया था, सामंथा बार्क 51, स्कॉट ग्रिम्स 52, 53 और कार्ल फॉक के साथ, जिसे इंडोर गार्डन पार्टी 54 कहा जाता है, जो द म्यूजिकल नामक अपने एल्बम को बढ़ावा देने के लिए द वन शो 55 में दिखाई दिए। 27 जून 2023 को क्रो ने बोलोग्ना में अपने बैंड इंडोर गार्डन पार्टी के साथ टीट्रो कोमुनाले नोव्यू में संगीत कार्यक्रम में गाए। यह संगीत कार्यक्रम बहुत सफल रहा, टिकटें पूरी तरह बिक गई। संगीत कार्यक्रम से प्राप्त कुल आय पूरी तरह से एमिलिया रोमाग्ना के बाढ़ पीड़ितों को दान कर दी गई। 56 परोपकार मोरेटन बे अंजीर, सेंटेनियल पार्क, न्यू साउथ वेल्स में क्रो परिवार द्वारा दान किया गया। सिंड्रेला मैन के लोकेशन फिल्मांकन के दौरान क्रो ने एक यहूदी प्राथमिक विद्यालय को दान दिया, जिसकी लाइब्रेरी आगजनी के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गई थी। 57 घटनास्थल पर एक यहूदी विरोधी संदेश वाला नोट छोड़ा गया था। 58 क्रो ने स्कूल के अधिकारियों को अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए बुलाया और चाहते थे कि उनका संदेश छात्रों तक पहुंचाया जाए। 59 स्कूल के भवन कोष को पूरे कनाडा से दान प्राप्त हुआ और क्रो के दान की राशि का खुलासा नहीं किया गया। 7 एक अन्य अवसर पर क्रो ने ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में अपने घर के पास एक संघर्षरत प्राथमिक विद्यालय को $2 लाख का दान दिए। यह पैसा स्कूल में एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए $8 लाख की परियोजना में चला गया। क्रो की सहानुभूति तब जगी जब 2001 में पास के कॉफ्स हार्बर बीच पर एक छात्र डूब गया और उन्हें लगा कि पूल छात्रों को बेहतर तैराक बनने और उनकी जन सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। उद्घाटन समारोह में जैसे ही पूल खुला घोषित किया गया, उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए ही उसमें गोता लगाए। नाना ग्लेन की प्रिंसिपल लॉरी रेनशॉल ने कहा, वह यहाँ बहुत सी चीजें करते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। हम 10 साल से पूल पाने की कोशिश कर रहे हैं। 61 अगस्त 2020 में
क्रो ने फिल्म निर्माता अमांडा बेली और पत्रकार रिचर्ड हॉल द्वारा गोफंडमी पर एक फंडराइजर को $5,000 का दान दिया ताकि ले शेफ के पुनर्निर्माण में मदद की जा सके, जो एक रेस्तरां है जो 2020 बेरूत विस्फोट में नष्ट हो गया था। 62-63 फंडराइजर का लक्ष्य $15,000 जुटाना था, लेकिन इसने 16 अगस्त तक लगभग $19,000 जुटाए थे। 62 हॉल द्वारा दान को नोट करने के जवाब में क्रो ने ट्वीट किया, एंथनी बोर्डन की ओर से, मुझे लगा कि अगर वह अभी भी आसपास होते तो शायद उन्होंने ऐसा किया होता है। मैं आपको और ले शेफ को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि चीजें जल्द ही वापस एक साथ आ सकेंगी। 62-63 तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 10 जून 2013 को एलियस थॉम हॉल्स में से रिलीज़ किया जाएगा और 14 जून 2013 इसकी यूनाइटेड स्टेट में रिलीजिंग डेट है। 143 मिनट इसकी रनिंग लेंथ है। बाकी बजट की बात की जाए तो 225 से लेकर 258 मिनट की एक तरह से बजट में इसे बनाया गया है। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 670 एक तरह से मिलियन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था पिछले पार्ट का, तो ये सुपर डुपर हिट रहा था। बाकी अपकमिंग पार्ट हमें 2025 के एंड तक देखने को मिलने वाला है। तो आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।